देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कहते हैं हालात बदले, जज्बात बदले और सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद वजीर आजम जनाब इसहाक डार साहब, जो कि निगरान हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा पुर उम्मीद थे कि वो उस दौर में एक वजीर आजम का खिताब अपने सर पर सजाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि रात भर इसका चर्चा हुआ और सारी सूरत हाल तब्दील हो गई। पहले JUI ने, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और फिर तमाम तर इत्तेहादियों ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और अब कहानी यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये बात तो तय हो रही है कि कब असेंबलियां तहलील होंगी, लेकिन निगरान हुकूमत किसकी होगी और निगरान हुकूमत में कौन शामिल होगा, ये कहना कबल वक्त होगा। कल हमने सवाल से बात की, लेकिन इसका आईनी नुक्ता आपके सामने पेश ना कर सके। आज जरा इसके ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निगरान हुकूमत के हवाले से कोई कानून में मॉडलिटीज हैं, और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट आया कि अगर नई हल्का बंदियां होती हैं तो इसके बाद इलेक्शन में कुछ ताखीर हो सकती है, इसके ऊपर भी कानून में क्या गुंजाइश पाई जाती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब रियाज आजिज साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जनाब तारिक मंसूर साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। रियाज साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, ये जो एक निगरान हुकूमत का एक मामला बना हुआ है कि कौन निगरान हुकूमत होगी, 2 दिन पहले एक खबर आई इसहाक डार साहब के हवाले से, और उस वक्त तक ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया। पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त तक कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद रिएक्शन आया। जब ये बात चली थी तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी, इतनी बड़ी खबर बनी, 2 दिन तक चलती रही, तब तक कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, तो कोई तो वजह बनी होगी। देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ आपको थोड़ा सा 2, 4, 5 दिन पहले जाना पड़ेगा। पहले 2, 4 दिन पहले क्या हुआ था, एक IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया तमाम सियासी जमातों ने, जिसमें PTI भी शामिल थी। बिल्कुल सही। और उन जमातों ने ये एग्रीमेंट साइन किया, यानी उनको इस बात की गारंटी दी कि हमारी जब भी हुकूमत आएगी, PTI समेत कह रहा हूँ, कि जब भी हुकूमत आएगी हम आपके एजेंडे से इधर उधर नहीं होंगे, दाएं बाएं से बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी MKM भी उसकी सिग्नेटरी थी, सारी पार्टियां। उसके अलावा PTI के चेयरमैन से IMF ने जाके IMF के एक वफ्द ने जाके मुलाकात की थी, अगर आपको याद हो तो। उसमें एक बातें तय हो गई थी, तो वो PTI भी उसमें लूप में आ गई और भी पार्टियां। तो वो तय हो गया कि निगरान सेटअप हो या आने वाली हुकूमत हो, उसमें आप हमारे एजेंडे से बाहर नहीं जाएंगे। सही। अब जब ये बात आई तो ये इन्होंने इस अपने तौर पे तय किया, इसलिए कि कौमी असम्बली में इस वक्त जो पोजीशन है यानी नून लीग की या हुकूमत जमात की, वो ये है कि वो अकेले खेल रहे हैं, सोलो फ्लाइट है इनकी, यानी अपोजिशन कोई नहीं। सही। तो अब वो जो तरीका है निगरान सेटअप बनाने का, वो अपोजिशन के कंसर्न के साथ है। तो अपोजिशन है ही नहीं, वो उनके अपने लोग हैं, राजा रियाज साहब अपने लोग हैं, तो जो वो आंख मार के कह देते हैं वो सारा मामला उसी तरीके से हो जाता है। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि IMF के साथ आपने एग्रीमेंट किया, तो उन्होंने कहा जी हमारा अपना ही अगर वजीर आजम होगा तो जो हमने पॉलिसी सेट की है, मजीद 3-4 महीने भी हम वही पॉलिसीज चलाते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि 2 बातें बड़ी अहम हुई हैं, दो नुकात बड़े अहम हैं। एक तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात आ जाना अचानक कि मार्शल लॉ लगा तो हम मज़ाहमत करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि आपने एक ऐसे वक्त पे ये बात की कि जब इस तरह की कोई रूमर्स मार्केट में थी नहीं। ये मैं 8 दिन 10 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वो आई। और दूसरी बात ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम हो सकता है थोड़ा सा और उसको प्रोलॉन्ग करना पड़े इलेक्शन को। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो IMF के एजेंडे के तहत हो रहा है। अगर इसहाक डार साहब वजीर आजम बनना चाहते थे, कोई रीजन थी, वो रीजन यही थी कि निगरान सेटअप में भी हम आपको पूरा स्पेस देंगे, आपसे जो हमने तय कर लिया है वो उसको हम दाएं बाएं मतलब ये कह लें कि इसहाक डार साहब ने IMF के साथ जो डील की उसमें ये बात लिखवा ली कि निगरान वजीर आजम मैं हूंगा और मैं ही आपकी लिखवा नहीं ली, एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर। और उस वक्त इस तमाम तर मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, JUI भी ऑन बोर्ड थी। बिल्कुल, ये सारी जमातें ऑन बोर्ड। देखिए रातों रात तब्दीली क्यों आई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत जबरदस्त खेल रही है। देखिए, जो भी लॉस हो रहा है वो नून लीग को हो रहा है। यानी अब भी अगर इन्होंने 7 रुपए, सारा पॉलिटिकल कैपिटल नून लीग का, बिल्कुल 7-8 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए उसके ऊपर पर यूनिट बिजली के चार्ज। अब नून लीग ने ये काम किया है, 7 आपके इत्यादि जमातें सारी सिग्नेटरी यहाँ ठीक है कर लो।
अंदर बैठ के कहते हैं कर लो, बाहर निकल के कहते हैं वो उनके जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर हैं उन्होंने उनके खिलाफ बयान दे दिया कि जी आप ये क्या कर रहे हैं जी, लोगों पे बड़ा बोझ है और ये हम तो होने नहीं देंगे, बाहर निकल के ये। तो पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस पूरे खेल की। उन्होंने, उनका गया कुछ नहीं लेकिन वो बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। टेक्निकली 2 दिन पहले तक कंसेंसस था, जब अवामी रद्द-ए-अमल आया, जब इंडिविजुअल अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आया। अवामी रद्द-ए-अमल क्या भाई, पाकिस्तान में अवाम सोशल मीडिया पे तो आ रहा है। देखिए हाँ सोशल, देखिए अवामी रद्द-ए-अमल नहीं है, वो अवाम की नॉलेज में आ गया। हाँ। रद्द-ए-अमल कोई नहीं, लेकिन उन्होंने ये खुद चेक की गई इस स्टेटमेंट से, थोड़ा सा बस ये चेक करने के लिए कि पब्लिक में ये चीज जाती है तो रद्द-ए-अमल क्या आएगा लोगों का और किस तरीके की सोच खासतौर से पॉलिटिकल हलकों में बनेगी, बस इससे ज्यादा। और रद्द-ए-अमल और अगर कोई ये सारे ऊपर कोई रिएक्शन ना आता तो शायद ये गो थ्रू हाँ हो जाता। तारिक साहब अब जरा ये बताएं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आइन में क्या गुंजाइश है कि कोई सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, तकाजों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मोरालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा, आइन में क्या है कि क्या कोई सिटिंग मिनिस्टर और एक सेनेटर निगरां हुकूमत में वजीर आजम हो सकता है या नहीं? देखिए आइन के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले मैं इलेक्शन एक्ट की बात करूंगा। आर्टिकल सेक्शन 230 के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप और उसके फंक्शंस और तमाम चीज़ें डिफाइन है। इलेक्शन एक्ट की बात करें इलेक्शन कराने में, इसी तरह अगर उसको कॉर्पोरेट करें आइन के साथ, आइन के अंदर कहाँ है, तो आइन के अंदर आर्टिकल 224(1) के अंदर असेंबली डिसोल्यूशन होती है, तो उसका प्रेरोगेटिव क्या होगा, वो 90 डेज में इलेक्शंस होंगे। ठीक है। अगर प्री मेच्योर इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व होती है, यहाँ एक बड़ी क्लियर बात मैं पहले कर दूँ कि अगर असेंबली अपनी तबई तौर पे डिसॉल्व होती है, यानी 12 अगस्त की रात 12 बजे अगर 5 साल पूरे होते हैं, तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ये आइन के अंदर लिखा है। बिल्कुल सही। और अगर इलेक्शन असेंबली तबई तौर पर की मुद्दत से पहले डिसॉल्व होती है, यानी 12 अगस्त से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले भी डिसॉल्व होती है, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड उसका तरीकाकार ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक समरी मूव करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस पर डिसोल्यूशन करेगा और केयर टेकर सेटअप आएगा। अब केयर टेकर सेटअप कैसा आएगा? केयर टेकर सेटअप जो है वो आइन के आर्टिकल 230 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के अंदर डिफाइन है। केयर टेकर के फंक्शंस भी डिफाइन है, सारी चीज़ें डिफाइन है, प्रोवाइडेड ये ज़रूर है उसके कदगन कि कोई भी बन सकता है, लेकिन वो बंदा या उसके सिबलिंग्स या इमीडिएट उसके सिबलिंग्स जो हैं वो फर्दर जो सब्सिक्वेंट इलेक्शंस होंगे उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो अगर इसाक डार साहब आएंगे तो इसाक डार को एक चॉइस लेनी पड़ेगी कि उनको उससे जो फ्यूचर के जो इलेक्शंस, जो कमिंग इलेक्शंस होंगे वो जनरल सीट से वहां से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा और उसमें उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अच्छा, मतलब वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना उनके सिबलिंग लड़ सकेंगे। नहीं, उसमें देखिए मैं आपको बताऊं सर, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता इसाक डार साहब से बगैर रह जाए। वो तो चल ही नहीं सकती नून लीग की गवर्नमेंट उनके बगैर। वो सेनेटर हैं, सेनेटर की पोजीशन और होती है, कौमी असेंबली के रुकन की पोजीशन और होती है। बिल्कुल सही है। वो बहसियत सेनेटर तो विड्रॉ करके, सेनेटर विड्रॉ तो करना पड़ेगा, विड्रॉ करके वो चले जाएंगे, दोबारा सेनेटर बन जाएंगे। कौन सा मुश्किल है उनके लिए? दोबारा किसकी असेंबली बननी है? लेकिन अभी अगर सेनेटर विड्रॉ किए बगैर तो वो नहीं जा सकते। नहीं, वो तो जाहिर है कि उनको वहां से मतलब वो कुछ देर के लिए अपने आप को इम्पार्शल कर लेंगे और अपने आप को इम्पार्शल नहीं। देखिए सेनेटर का मतलब ये होता है कि वो ऐवान बाला है, वहां से एक आदमी इधर आना चाहता है। मुमकिन, मुझे वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि उनको सेनेट की जो सीट है वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं, लेकिन वो बन सकते हैं। लेकिन फिर ये कानूनी तौर फिर तारिक साहब ये एक सवालिया निशान नहीं आ जाएगा कि एक सिटिंग गवर्नमेंट का एक बड़ा अहम सुतून मुस्लिम नून के उनकी वाबस्तगी कोई ढक्की छुपी भी नहीं है, फिर उनको निगरां हुकूमत इनके सुपर्द कर देना और फिर उनकी सरबराही में तस्वुर करना कि एक बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो फिर ये तो कोई दीवाने का ख्वाब हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 218 और 219 में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वो ईसीपी की जिम्मेदारी है। और ईसीपी इस सिलसिले में एक मेन ऑब्जेक्टर हो सकती है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कर सकती है कि क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ना ऐसी बात तो ना, किसी भी आपको लगता है ऑब्जेक्ट करेगी। आज मैं आईनी स्टैंडिंग बात कर रहा हूँ, मैं किसी की ख्वाहिश या किसी की विल की बात नहीं कर रहा, मैं आइन की पोजीशन बता रहा हूँ। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, पहले तो ये डिसाइड करें कि असेंबली जो है 90 डेज के अंदर खुद ब खुद तबई तौर पर डिसॉल्व होगी या
प्रीमेच्योर डिसॉल्व होगी। सर इसके बाद एक और भी तो कमेंट है ना, 60 और जैसे 90 वो दिन पंजाब और पहले केपी के इलेक्शन में हुआ था ना कि अगर 90 दिन के बाद इंतखाबात ना करा तो उसके ऊपर आइन खामोश है। इसमें भी आइन खामोश है कि अगर 60 दिन के बाद इंतखाबात ना हुए या 90 दिन के बाद इंतखाबात ना हो तो आइन तो उस पर भी खामोश है। तो फिर वो दौरानिया भी तो एक्सटेंड हो सकता है। देखिए वो बिल्कुल हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है, आइन के अंदर इमरजेंसी हालात हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक या कोई फॉरेन यानी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं मुल्क के अंदर से हालात कुछ ना कुछ रास्ता निकाले जाते हैं। सर आपको लगता है? देखिए मुझे ये लगता है कि जो नून लीग है या इस वक्त जो निगरान सेटअप लाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी का, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, सारी इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, वो इस वक्त इलेक्शन कराना नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें वजीर आज़म को कहनी पड़ रही है कि जी हम तो असेंबली तो ख़त्म करके वक्त पे चले जाएंगे, ये उनकी मजबूरी है। अब वो अगर ऐसा सेटअप चाहते हैं कि हम असेंबली से बाहर भी आ जाएं तब भी हमारी हुक्मरानी हो, थोड़ी सी बस हमें पीछे हटना पड़ेगा, किसी के चेहरे को आगे करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने पंजाब में किया हुआ है। पंजाब में असल में तो हुकूमत नून लीग की है। अच्छा, असल में हुकूमत निगरान तो बस कहने की बात है ना, इसी तरीके से निगरानी वाली हाँ, निगरान उनकी वो निगरानी करते हैं। हाँ, तो निगरान की निगरानी करते हैं। तो अब वही निगरानी अगर वो कौमी हुकूमत की कर लेंगे, कौमी असेंबली डिसॉल्व करने के बाद एक वफाकी हुकूमत की कर लेंगे, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो। क्यों नहीं चाहते? जरा देखिए, ना चाहत की वजह भी तो देखिए, ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही नून लीग इस पोजीशन में है कि वो अवाम के पास जाए, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा महंगाई खान को कहते रहे कि हम आके महंगाई खत्म करेंगे, ये नाअहल है, इसको कुछ नहीं आता, ये नाकारा है, कंटेनर की तस्वीर। अभी आपने आके जो लोगों का हल किया है यार, खान ने डबल की थी महंगाई, आपने उसको डबल ट्रिपल कर दिया उस महंगाई को जो खान ने की थी। तो आप लोगों को निचोड़ लिया आपने, लोगों आपको कैसे वोट देंगे? अच्छा, लेकिन रियाज साहब इसमें एक और भी तो है ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमें तो सेंसस नई हल्का बंदियों का कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास जवाब है कि हम 3 से 4 माह और ले लें, 5 माह और ले लें, तो इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पे सही है। इलेक्शन देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात की जाए तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही की एक शिक है कि आपको नई हल्का बंदियां, नई जो आपकी मर्दमशुमारी हुई है, आप उसके तहत इलेक्शन कराएं। जब उसके तहत आप इलेक्शन कराएंगे तो आपको नई हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। ये कानूनी आईनी मजबूरी है आपकी। और अगर ये आईनी मजबूरी इसको तो आईनी मजबूरी थी तो इसके ऊपर पहले से काम क्यों ना किया गया? सर ये तो प्री प्लान, मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये तो जवाब जानबूझ के नहीं किया गया, डेलिब्रेट है ये सारा के, ये खेल रहे हैं। ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये खेल रहे हैं कह के कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और अगर इलेक्शन डिले होगा तो इनकी कंसेंसस। आपने मुझे कल कश्मकश में डाल दिया। मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं, मैं भी समझ जाऊंगा, आवाम भी समझ जाएगी। ये जो 3, 4, 5 माह का वक्त जो मजीद दरकार हो सकता है नई हल्का बंदियों की वजह से, ये काम पहले हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता तौर पर वो काम नहीं किया पहले। इलेक्शन कमीशन इस वक्त वो वही कर रहे हैं जो हुक्मरान जमात या हुक्मरान इत्तेहाद चाह रहे हैं, तो बस वो उसके तहत काम कर रहे हैं। उनकी, मैंने आपको बता दिया, उनका कंसेंसस इस बात पे, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी, जो बड़ी जमातें हैं, कि इलेक्शन ना हो। अगर अलबत्ता एमकेएम चाहती है इलेक्शन हो जाए, जो छोटी जमातें चाहती हैं इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि उनका कुछ गया ही नहीं है, कुछ गया भी नहीं। वो जाएंगे अवाम में, वो अपना लेके आ जाएंगे वोट, उनको जितने भी वोट मिलने हैं रजामंदी शामिल होनी चाहिए। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, यानी छोटी जमातें। बड़ी जमातें दो वो नहीं चाहती इलेक्शन, ये दो नहीं चाहती। तारिक साहब जरा ये टेक्निकल मसला आ गया, जरा इस पर मुआवनत कर देंगे। जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है ये कितना इस वक्त न्यूट्रल है और कितना नजर आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो सेंसस वाला मसला है, क्या कोई पहले ही हो सकता था काम, ये जो इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है कि 4-5 माह मजीद दरकार होंगे? देखिए, मैं इसमें ये बताऊं कि देखिए सेंसस जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के एंट्री नंबर 9 का एक मेन सब्जेक्ट है, और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल CCI जो है काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट के तहत गवर्न करता है, जिसमें सारे चारों सूबों के जो वज़ीर आला होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, और 3 कैबिनेट मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड इसके अंदर इसके मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ केयर टेकर मेंबर्स नहीं होते, ये परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है? 2 सूबों के मेंबर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो कोरम पूरा नहीं है आपका CCI का। अब CCI गवर्न करता है आर्टिकल 153 के तहत। इसकी पहली चीज़ ये कि कंपोजिशन इसका कंप्लीट होना चाहिए। इस वक्त कंपोजिशन इनकम्प्लीट है। 2 जो केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं, तो पहले होने से पहले मुतनाज़ा हो चुका है सब कुछ। नहीं,
देखिए कंपोजिशन का आपका कोरम मुकम्मल नहीं है, बाद नजर में कोरम नहीं है, क्योंकि परमानेंट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट तो परमानेंट है, लेकिन चीफ मिनिस्टर 2 मेंबर उसके परमानेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वहाँ ऑब्जेक्शन आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये सेंसस जो आपकी हुई थी, ये 7th पॉपुलेशन सेंसस, ये फरवरी से स्टार्ट हुई और 20 अप्रैल तक एक्सटेंड होती रही। इसमें भी डिस्प्यूट्स थे, डिजिटल हाउसिंग और डिजिटल सारी चीज़ थी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। कराची, हैदराबाद और रूरल जो अर्बन एरियाज़ हैं, फिर लाहौर की जो सेंसस में हुआ, और जब ये एक्सटेंड होती रही, इसके साथ साथ नंबर्स भी एक्सटेंड होते रहे। सही है। और बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें आ रही, इससे पता चला कि इसमें मेटिकुलसली बहुत सारे फ्लॉज थे। रिजल्ट्स जब आप पब्लिश करने जाएंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सेंसस कंप्लीट हो गई 20 अप्रैल को, और आज है 20 जुलाई। ठीक है जी, तो तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स हो गए राउंड अबाउट, लेकिन अभी तक इसके रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुए। वंस जब नोटिस इसके रिजल्ट्स पब्लिश होंगे, देन ये CCI के अंदर जाएगा। CCI के अंदर जो आर्टिकल लंबा काम हो गया, मैं उसी तरह 1 साल के भूल जाए फिर नहीं, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। CCI में जाएगा, CCI के अंदर मेंबर सब मिलकर जब उसको डिस्कस करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, और फिर जाके ये फिर इसके डिलिमिटेशन स्टार्ट होगी। आर्टिकल सेक्शन 17 जो है इलेक्शन एक्ट की, और सेक्शन 23 तक, इसमें तमाम डिलिमिटेशंस होगी, इसमें प्रॉपर टेरिटोरियल एलोकेशंस होंगी तमाम सूबों के अंदर। उसके अलावा फिर सीट्स की, इस वक्त जो है नेशनल असेंबली की 320 सीट, 4 महीने आपकी डिलिमिटेशन में लगेंगे, 1 महीना CCI ले लेगा, 1 महीना आपको रिजल्ट नोटिफाई होने में लगेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शंस होंगे उस रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर इलेक्टोरल रोल रिवाइज होंगे आपके, उसके अंदर आपके 2 महीने लगेंगे, 2 से 3 महीने होंगे, और उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन भी होंगे डिलिमिटेशंस पे। उसकी ऑब्जेक्शन अथॉरिटी बनेगी, तो 1.5 साल से पहले ये नहीं हो सकता। नहीं, 1.5 साल मैं इत्तेफाक नहीं करता, 1.5 साल नहीं चले सर, थोड़ा सा इसमें कम वक्त कर लीजिए सर, 2 महीने कम कर लेते हैं। लेकिन बात ये अभी आपने सैलाब बारिश वाला मिलाना है, मिलाएंगे तो 6 महीने, वो ठीक है, वो ठीक है, ऐड कर ले, एक तरह पे ऐड करना चाह रहे हैं जी। मैं इसमें ये कहूँगा कि हम यहाँ भूल रहे हैं कि ये सिचुएशन 2018 में भी हो चुकी है। वो कैसे? आर्टिकल 51(5) जो है 31/8/2018 को आपके पास यही सिचुएशन थी। 2017 की मरदमशुमारी हुई थी, और उस वक्त भी आपके रिजल्ट्स नोटिफाइड नहीं हुए थे, पब्लिश नहीं हुए थे। तो आइन के अंदर 51(5) के अंदर एक अमेंडमेंट लाई गई थी 31/8/2015 को, 25वीं आईनी तरमीम, जिसकी शेख ये थी कि प्रोविजनली, क्योंकि इसको हम मंजूर करते हैं, और उसकी बुनियाद पे प्रोविजनल सेंसस की रिजल्ट्स की बुनियाद पे 2017, क्योंकि उसमें CCI ये बड़ा अमेंडमेंट पूरी असेंबली थी, इस वक्त असेंबली में अमेंडमेंट, लेकिन चले ना मोटा-मोटा सवा साल तो वो देखिए, उसकी एक वजह तो है जो मैंने आपको बता दी कि ये हुक्मरान इत्तेहाद नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। दूसरा कि कोई और भी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। नहीं, मैं ये बोलूंगा, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह है, हुक्मरान इत्तेहाद अपनी जगह है, लेकिन असल में कोई और भी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। अच्छा, तो वो भी अपने आप नहीं, आप पारा का इतना अमल दखल नहीं होता। मैं तो वहां जा ही नहीं सकता। तो वो नहीं, पिंडी आप जाए या पारा जाए, एक ही बात है, लेकिन असल तो वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। इसलिए बेमानी अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले आर्मी चीफ का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क की मईशत को हर सूरत ठीक, ये प्रायोरिटी भी है, प्रायोरिटी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन करना इस तरह चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलें। लेकिन अगर आपने ये जो बात कर रहे हैं ना, ये सारी आईनी बात है, मतलब इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर आपने 1 साल 6 महीने 8 महीने या 1.5 साल अगर आपने डिले करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कवर में करेंगे आप, वो इस तरह होगा जिस तरह ये बता। सही है। तो ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर आप दे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हुआ है, 3 महीने के लिए आए थे वो पंजाब में और KP, आज वो 6 महीने गुजर गए, पानी साफ कर रहे हैं सर। तो देखिए ना आप ये इस मुल्क में सर्दियों में गर्मियां हो गई, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या क्या मजाक होता रहा है, और वो जमात कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन की खालिक है, वो जमात अच्छा, उनके लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो वो कहते हैं कि हम तो बड़ी शिद्दत से मुखालफत करते हैं। उनके बहुत सारे लोग उनको छोड़ के इस बुनियाद पे गए। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं आबिद साकी साहब, बड़े अच्छे, बहुत जबरदस्त कानूनी एक्सपर्ट हैं। इसी तरीके से बाबर जैसे लोग, इसी तरीके से गवर्नर लतीफ खोसा साहब, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और इंटरेक्शन है मेरा।
वो जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और बहुत सारे तो ऑन द रिकॉर्ड भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो खालिज जमात है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रही है। मैं आखिरी बात करूंगा फिर ब्रेक पे जाऊंगा। ये जो कुछ हो रहा है, डू यू थिंक आने वाले वक्तों में यही सियासी जमातें अपने इसी काम के ऊपर रिग्रेट करेंगी? मैं इसका जवाब ने नहीं रिग्रेट करेंगे, आप कह रहे हैं रिग्रेट करेंगे सर? रिग्रेट नहीं करेंगी, ये जमातें कभी रिग्रेट करती हैं किसी बात को? कह देते नहीं नहीं, वो तो मैच्योर नहीं थे, सियासत मैच्योर नहीं, नहीं ये नहीं कहते। ये जो ट्रेंड है ना हमारे मुल्क में सियासत का, कभी गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ये अगर कर ली तो आप तो फिर बहुत छोटे हो गए। तारिक भाई 30 सेकंड मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मुनीर भाई, इस वक्त सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का इलेक्शंस नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का जो है आई और वी एज अ नेशन, जस्टिस A.R. कार्नवालिस ने 1953 में कहा था, आज से कई साल पहले एक कौम एक मुल्क की तलाश में थी और उससे वो मुल्क मिल गया, लेकिन आज कई साल बाद वही मुल्क एक कौम की तलाश में है जिसे अभी तक नहीं मिली। हमारा मसला जो है ना, वी एज अ नेशन अपनी एक हमने गोल जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो असल आपका गोल है। मुल्क में बादशाह तो नहीं, लेकिन मैं आपको कहूँ, देखिए आज आपका मसला ये नहीं, आज आपका मसला है कि 34 रुपए से 42-50 रुपए यूनिट बिजली मैं कहाँ से दूंगा। आवाम का मसला है 230 रुपए लीटर दूध मैं कहाँ से दूंगा। बिजली कल गैस जो 42% इंक्रीज हो गई, मगर मैं आपको बता दूं SSGC 2018 से 2023 की AGPR की उसने ऑडिट नहीं कराया। किसी ने पूछा कि जब आपने AGPR तो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कैसे आपने ओकरा ने अप्रूव कर ली? आपके पास मसला गवर्नेंस का है, इंस्टीट्यूशंस तबाह हो गए, हुकूमत होनी जरूरी है, एक लेजिटिमेट हुकूमत। 3 इदारे इस वक्त जो ग्रीन इनिशिएटिव कौन चला रहा है? आर्मी चला रही है। इस वक्त जो इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए कौन खड़ा है? आर्मी खड़ी हुई है। सैलाब में आर्मी खड़ी है, सारा मिलकर आर्मी खड़ी है, और कोई खड़े रहने काबिल रहा नहीं तो कौन खड़ा रहेगा? तो फिर पॉलिटिशियंस जो है ये क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। आवाम को गवर्नेंस से रिलेटेड मेरे ख्याल से जो रियाज साहब ने स्टेटमेंट शुरू में दिया था ना कि आउट ऑफ द ब्लू चीफ जस्टिस साहब को एक स्टेटमेंट देना पड़ा था, वो शायद उसी पैराए में दिया होगा। ब्रेक लेते हैं रियाज साहब, हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन ये एक नई इस्तिलाह है जो पाकिस्तान की सियासत में सुनाई देती है। इस हवाले से खान साहब के हवाले से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और इसके बाद आज खान साहब अदालतों में पेश हुआ और इलेक्शन कमीशन में भी उनकी वकला पेश हुआ और फिर इस तमाम तर मामले को डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये डेवलप क्यों हुई और ये तौहीन इलेक्शन कमीशन ये कौन से मर्ज की कौड़ी है, ये क्या है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो खान साहब की गिरफ्तारी का मामला चल रहा था, जो कि काफी अरसे से कहा जा रहा था कि अभी गिरफ्तारी हुई और तभी गिरफ्तारी हुई, क्या ये गिरफ्तारी की ट्रेन खान साहब के हवाले से हुकूमत ने मिस तो नहीं कर दी? कहीं इतना वक्त तो नहीं गुजर गया कि अब शायद खान साहब की गिरफ्तारी हुकूमत के लिए कोई काबसा बन चुकी है? इसकी और बात करेंगे। लेकिन तारिक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन क्या होती है, जरा प्लीज जरा रोशनी डालें। देखिए, इलेक्शन एक्ट के तहत और जो आइन के अंदर 218 से लेकर 219 और 220 तक जो है इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं। ECP मींस वन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 मेंबर, हर सूबों का 1 मेंबर है। सही, ठीक है। 15वीं आईनी तरमीम के बाद जो है इसमें जो है हर सूबों का 1 मेंबर इसमें शामिल कर दिया गया। 1+4 का कोरम होता है। सही है। अब उस तरह 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये 1+5 का कोरम होता है, 1+4 का। और इन मेंबर्स के जो ऑर्डर्स होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, ये जो है इसकी नॉन कंप्लायंस या विलफुल डिसोबीडियंस जो है तौहीन के ज़मरे में आती है, जो हाई कोर्ट के जज के तहत के बराबर इनका मनसब हो जाता है। तो ये अपने ऑर्डर की कोई नॉन कंप्लायंस जो डेलिबरेट हो, इंटेंशनल हो, एंड वो उस पर नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं, बेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं और उसको शो कॉज करके। लेकिन तारिक साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक काम है मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है? पाकिस्तान की 76 साल की तारीख हो चुकी है। इस 76 साल की तारीख में मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इस तरह के कोई इलेक्शंस हुए हैं जिसके ऊपर ओवरऑल एक एक्सेप्टेंस हो, और अब इलेक्शंस के तो वक्त के होने पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है।
ऐसे माहौल में इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के मामलात के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा तो फिर इलेक्शंस के ऊपर कब बात की जाएगी? ये भी तो एक बड़ा इशू है ना कि इलेक्शन कमीशन शुड बी मोर फोकस कि मुल्क में इलेक्शंस कंडक्ट हो जाए। आपके 2 सूबों में एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ सियासी मैच्योरिटी भी जाहिर करती है हमारे सियासतदानों की, और इलेक्शन कमीशन का एक अपना बुर्दबारी और उनकी जो दरगुजर की जो एक सिफ्त है वो भी इसमें कमी जाहिर करती है। देखिए, जो बड़े होते हैं ना, उनका काम होता है कि छोटों की गलतियों को दरगुजर करें। सियासतदान का काम होता है कि वो मैच्योरिटी रहता है। लेकिन हमारे सियासतदान जो है ना, थोड़ा मैं ये कहूँगा कि आना का मसला ना बनाए, ना इलेक्शन कमीशन बनाए, ना सियासतदान बनाए, हमें आगे की तरफ जाना है। ठीक है, अगर ये हम मामूली दुनिया भर के अंदर तौहीन अदालत जितनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि हम आना को अपना मसला बना लेते हैं। नॉन कंप्लायंस कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स इदारों से बड़े हो जाते हैं। अगर जजेस भी अगर किसी को राइट ऑफ बीइंग हर्ड दें, प्रॉपर फेयर एडुकेट एट लेंथ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दें, तो मेरे ख्याल से कोई तो ही ना इतना बड़ा मसला नहीं है और ये रिजॉल्व किया जा सकता है। ये वजह है कि आज खान साहब की जो बेल थी वो इसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन रियाज साहब, ये जो अब मसला चल रहा है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे बताएं, खान साहब की गिरफ्तारी तवक्को की जा रही थी शायद आज हो जाए, दैट कुड बी द मोस्ट पॉसिबल थिंग जो आज की तारीख में हो सकती थी, नहीं हुई। अब लगता है आपको खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, उससे पहले मैं थोड़ी सी इस पे कमेंट्स कर दूं कि ये पाकिस्तान में तौहीन अदालत कानून है, तौहीन इलेक्शन कमीशन कानून है, तौहीन आर्मी कानून है, अब तौहीन अगर आपने वजीर आजम की वो भी कानून है, जो पेमरा का भी ऑर्डिनेंस है वो भी कानून है। मैं तो नहीं सोच भी सकता। इंसानियत की तौहीन आप करें, आप करते हैं, यू आर फ्री टू डू इट। ये है पाकिस्तान, यहाँ पर इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं है। यहाँ कुत्तों की तो कदर व कीमत है। एक जगह मैं कल एक मिनिस्टर के पास गया, उनके कैंप ऑफिस में कम से कम 15 से 18 किस्म के कुत्ते मौजूद थे जो एसी में रखे हुए थे, एसी में रखे हुए थे। तो अब आप यहाँ तो इनकी कदर है ना, यहाँ इंसानियत की तौहीन आप जितनी मर्जी कर लें उसका कोई कानून नहीं। चलिए अब आते हैं उसके ऊपर आपके सवाल पर। देखिए, खान की गिरफ्तारी हुकूमत चाहती नहीं है, पहले दिन से नहीं चाहती। जब इमरान नहीं, ये 1.5 साल से ड्रामा कर रहे हैं, खान को ये गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते, सिर्फ ड्रामा करते हैं। उसकी एक सिंपल सी वजह है, उसकी वजह यह है कि गिरफ्तार उस वक्त करेंगे कि जब इनका केस पूरा तैयार हो जाएगा और उसके पास केसेस कर दिए भी केस तैयार नहीं हुआ। केस मैं आपको बता रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं कि ये करना नहीं चाहते, ये ड्रामा कर रहे हैं, टोटल ड्रामा कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। खान को ये गिरफ्तार आज भी नहीं करना चाहते, ये उस वक्त करेंगे कि जब चीज बदल जाएगा। वो इनका सपोर्टर भी है किसी तरीके से, नजरियाती तौर पे, या कुछ भी कह लीजिए आप, या कह लीजिए कि वो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा लाइक माइंडेड कह लीजिए। जब वो आएगा उसके बाद ये इमरान खान की गिरफ्तारी करेंगे, उससे पहले ये इमरान खान की गिरफ्तारी का सोच भी नहीं सकते। अभी अगर उसकी वजह हुकूमत चली जाएगी 12 अगस्त से पहले, तो उसके बाद भी तो इन्हीं की हुकूमत आनी है ना हुजूर, निगरान जिनकी ये निगरानी करेंगे। आप खुद तो कह रहे थे, सॉरी मैं भूल गया, नहीं ये खुद निगरानी में भूल गया। हाँ, बहुत सारी चीजें आप कह के बोल रहे हैं ना, तो वो ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ये गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते। उसकी वजह के खौफ में ये मुब्तला है। खान की जो पॉपुलैरिटी का एक बम बनाया हुआ से, ये पहले दिन से डरे में, पहले दिन से डरे में। सर 12 एक तरफ है जी, सर 12 जमातें एक तरफ है सर। हाँ, वो सारी जमातें एक तरफ। इस वक्त तो प्रो और एंटी चल रहा है सिर्फ। अच्छा, दूसरा कोई नैरेटिव नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहली दफा खान के खिलाफ को एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ा है। लाए भी वही थे, लेकिन उन्होंने एक इतना नैरेटिव, इतना मजबूत नैरेटिव इमरान खान के खिलाफ बिल्ड किया है कि अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी जमीन बोस होती जा रही है उस नैरेटिव की वजह से। यानी वो जो 9th में के बाद एग्जैक्टली वो नैरेटिव इतना खतरनाक खान का, उसके बावजूद ये डरते हैं, ये हुकूमत वाले अभी भी डरते हैं कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार चीफ जस्टिस से वो मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा रिलीफ दे दिया चीफ जस्टिस ने कि दोबारा गिरफ्तार नहीं हो सके इमरान खान, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी कब हो कि जब चीफ साहब चले जाएं, चीफ साहब बदल जाएं, उसके बाद आप जो मर्जी कर लीजिए। लेकिन रियाज साहब, मुझे अब फिर आपने मुझे एक ना अलग कश्मकश में डाल दिया।
आप कह रहे हैं हुकूमत गिरफ्तार करना नहीं चाहती? नहीं करना। सर, लेकिन मैं पूरी गिरफ्तार करना नहीं चाहती। देखिए, मेरा अपना एनालिसिस है। पेशी पे ताड़ड़ साहब, वकला, सब ड्रामा, सब ये पॉलिटिकल। देखिए ना, आप तो बेहतर समझना चाहिए, आपको समझते भी हैं आप मुझसे सादा लॉ में मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं सारी बातें। चलिए मैं ही कह देता हूं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ये आके बयानात देते हैं अंदरून खाना, ये इस तरह की मीटिंग्स करते हैं। जब हमसे अंदरून खाना इनकी मुलाकातें होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, तो ये कहते हैं कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम डरते हैं, जाहिर है कि उसको मजीद पॉपुलर हो जाएगा या इंटरनेशनल सतह पे कुछ दबाव आ जाएगा, जो कि है मौजूद। देखिए, अभी आला सतही एक वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में इस वक्त, आज की मैं बात कर रहा हूं, जो इस्लामाबाद में अमेरिका का एक आला सतही वफ्द मौजूद है, जो पाकिस्तान की हुकूमत से ये गारंटीज ले रहा है कि आप इलेक्शन में ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये मैं आपकी बात मान लेता हूं, बट फिर ये साइफर वाली बात फिर से आ गई। फिर ये आजम खान साहब वाला एक वापस से वो तो इनकी तरफ से आ रही है ना, वो नैरेटिव तो बनाना है इमरान खान के खिलाफ, उसको डिग्रेड तो कर रहे हैं, अगेंस्ट चला गया ना। देखिए, अगर आप नैरेटिव बनाते हैं, उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर पाते, तो फिर तो वो आप नहीं, वो ट्रेन मिस करने वाली बात नहीं है। वो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए कि पिंडी वाले साथ मिलकर ये नैरेटिव बना रहे हैं, और बना लिया उन्होंने। आप ये लेकिन उसके बावजूद इनके दिलों में कहीं खौफ इमरान खान का मौजूद है कि गिरफ्तार करें तो ऐसा ना हो, ये बहुत बड़ा कोई जिन बन गए अंदर बैठ के। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज उतनी है कि इलेक्शंस हो तो इमरान खान नहीं, बड़ा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान को मैं पहले भी इतना पॉपुलर नहीं समझता था, मीडिया में जो हाइप क्रिएट हुई हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन घबराहट है इनको, फिर भी घबराहट है, ये डरते हैं इमरान खान से। मियां साहब वापस आ जाएंगे तो घबराहट कम हो जाएगी। मियां साहब भी वापस उस वक्त आएंगे जब चीफ जस्टिस बदल जाएगा। इस चीफ जस्टिस के मौजूदगी में मियां साहब कभी वापस नहीं आएंगे, ये बिल्कुल मैं आपको फाइनल बता रहा हूं। लिखवा लें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये इसलिए कि मेरा अपना एनालिसिस ये मुमकिन है कि अगर मैं हिसाब लगाऊं तो सितंबर के बाद यस वो आ जाएंगे, इसलिए कि कौन ये इनमें खास तौर से अगर मैं नून लीग की बात करूं तो इनमें सोबतें बर्दाश्त करने की अब थोड़ी सी कैपेसिटी हो गई, पैदा हो गई है। इनसे ज्यादा मजबूत पीपल्स पार्टी वाले हैं इस हवाले से, बहुत ज्यादा। अब वो मजीद इस उम्र में दोबारा से जेल की हवा नहीं खाना चाहते नवाज शरीफ साहब। या आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब सितंबर के बाद क्लियरेंस दे देंगे, इलाज के लिए गए ना? जी जी जी। तारिक साहब, अब जरा खान साहब की गिरफ्तारी एज पर लॉ, आप खान साहब के ऊपर अब कोई पता नहीं 200 एफआईआर तकरीबन पहुंचने जा रही है, ऐसी कोई एफआईआर अभी आपको सामने नजर आ रही है जो ऐसा कोई आईनी मामला आपको नजर आ रहा है इसमें खान साहब इमीडिएट तौर पर गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, खान साहब के तो 9 मई के भी केसेस हैं। खान साहब पे तोशा खाना वाला केस है। खान साहब के ऊपर जो नैब की कुछ इंक्वायरीज भी चल रही हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक, और कुछ 9 मई के बलवे के केसेस हैं, लाहौर के भी हैं, और कुछ आने तो जुल्म के हैं सर। लेकिन देखें, असल चीज़ ये नहीं है, नथिंग एट फाइनल एंड। देखिए, असल चीज़ ये है कि देखें, तोशा खाना में उनका बयान रिकॉर्ड होना था, वो किस स्टेज पे है वो देखना पड़ेगा कि उसके अंदर उन्होंने इंक्वायरी से ताउन किया नहीं किया। अगर 1.5 साल हो गया है उस बात को, तो ठीक है, मैं उसकी प्रोसेस दे रहा हूँ। मैं वो नहीं जानता कि 1.5 साल हुआ, कितना अरसा हुआ, लेकिन उसके स्टेजेस हैं ना। स्टेजेस में अगर उन्होंने इंक्वायरी को ऑपरेट किया है, फिर चालान जमा होगा, फिर गवाह को तलब किया जाएगा, गवाह आएंगे 342 का, फिर इनका स्टेटमेंट होगा, उस पर जरा होगी, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर जाके फैसला का। इसमें 6 महीने तो लगते ही हैं अगर स्पीडी ट्रायल भी हो। दूसरी तरफ आपका तोशा खाने का केस है, तोशा खाने के अंदर भी ये होगा, फिर 9 मई का भी केस है। तो देखिए, ये तो एक सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस चल रहे हैं, फिर वो एक 62, 63 का 62, 63 का भी चला जाएगा। केसेस इतने जानदार हैं, तो मैं उमूमी तौर पे देख रहा हूँ खान साहब हफ्ते में 1 या 2 बार अदालत जाते हैं, उनको तमाम तरह केसेस में बेल्स मिल जाती है, उनकी जमानत मंजूर हो जाती है। अगर तो इतना ही कॉन्क्रीट एविडेंस है या कहीं ना कोई इतनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो फिर तो जमानत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, ये तो मैं प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन ने केस, क्योंकि मैंने फाइल्स नहीं देखी। देखिए, अगर प्रोसिक्यूशन का केस, बट अगर जमानत हो रही तो कहीं ना कहीं तो केस में कमजोरी है ना। हो सकता है प्रोसिक्यूशन उसको प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूशन जो ऑब्जेक्शन ना कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि एविडेंस होने के बावजूद बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे उजैर बलूच का केस है, एविडेंस मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है कि वो प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट नहीं करती वो फॉरेंसिक एविडेंस। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ अरसा ही सूरत ऐसी ही रही तो ये केसेस खारिज भी हो सकते हैं।
नहीं, बेल हो जाती है, उसमें बेल हो जाती है क्योंकि वो केसेस भी तो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके एविडेंस नहीं है और आप एक ही केस के ऊपर नहीं, सी क्लास तो नहीं हो सकता, सी क्लास तो नहीं हो सकता, उसमें बेल हो जाती है, आपकी बेल बिफोर अरेस्ट है, वो आपकी बेल कंफर्म हो जाती है, आप बेल का एंजॉयमेंट करते रहते हैं, केस तो अपना स्टेजेस पे चालान जमा होने के बाद चलता रहेगा। ठीक हो गया। अब ये जरा अरे सब आखिरी सेगमेंट में मुझे जरा बता दें, ये जो इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जिसको तहरीक इंसाफ की अब ये समझ लें कि जो नजरियाती लोग हैं, कभी भी नहीं चाहते तो पार्टी में हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम क्या लूं, एक का लूंगा तो बात अलग हो जाएगी, वो पार्टी से निकल चुके, बहुत बड़ी तादाद, नए लोग कुछ हैं और बहुत बड़ी तादाद में पुराने लोग पार्टी के अंदर रह गए। ये जो नई दो पार्टीज बनी हैं, परवेज खटक साहब ने एक केपीके के अंदर बना ली है और फिर एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको इन दो पार्टीज का कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में पार्टियां कई और के हुक्म पे बनती हैं, यानी किसी और के हुक्म पे बनती हैं, सियासतदानों के हुक्म पे नहीं बनती। वहाँ जो पार्टी बनाई गई है वो भी उसके भी कुछ मकासद हैं, यानी केपीके में मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने के लिए, ये माजी में तजर्बात होते रहे, ये कोई नई बात तो नहीं है। पार्टी बनाना और उसमें लोगों को इधर से उधर फेंक देना, उधर से रोक, और ये कह देना कि अगर आप इस पार्टी में नहीं आए तो फिर कल आपके खिलाफ मुकदमा तैयार है। सही है, ठीक है। उधर इसलिए भी बना दिया है कि भाई केपी की मैं बात कर रहा हूँ, परवेज खटक की मैं बात कर रहा हूँ, वो नज़रियाती तौर पे वो उन्होंने नज़रियाती कहा है ना अपने आप को, तो अब वो नज़रियाती तौर पे उस तरफ चले जाएंगे जो लोग थोड़े बहुत काम कर रहे हैं कि अभी भी उसमें वो समझते हैं कि पीटीआई में थोड़ा सा दमखम है, तो वो उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। ये तोड़फोड़, लेकिन जो खींचे हैं, मुझे बताया ना, जितने खींचे हैं, आधों ने तो कह दिया कि नहीं हमारी इस तरह की, उन्होंने मना कर दिया, डिनाइल दे दिया, लेकिन कभी फिर प्रेशर का एक फोन आ जाएगा, वो कहेंगे जी हम आपके साथ खड़े। अभी इलेक्शन में टाइम है ना, इसलिए डिनाइल दे रहे हैं ये, और अगर इलेक्शन करीब हो जाए फिर ये जुड़ जाएंगे, फिर ये हो सकता है कि ये अब मैं एक स्टेटमेंट में नाम नहीं ले रहा, नाम लिए बगैर कोट कर रहा हूं, एक साहब की बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि परवेज खटक साहब अपनी मकबूल हैं बिल्कुल अपने हल्के में, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ मैदान में हो और खान साहब अगर परवेज खटक साहब के ड्राइवर को टिकट दे दें और उनके मध्य मुकाबले खड़ा कर दें तो शायद परवेज खटक साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। नहीं, अब इस तरह के स्टेटमेंट इमरान खान, देखिए इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी, वो जो उनको एक जिन बनाया हुआ था ना, उस जिन में से उस जिन को दोबारा बोतल में बंद कर दिया गया। अब वो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इमरान खान, वो शायद ये 3 महीने पहले जो बात आप कह रहे हैं बट डू यू सही थी, लेकिन आज ये बात, आज के सिनेरियो में ये बात सही नहीं है कि इमरान नेक्स्ट 6 महीने बाद ये सिचुएशन फिर रिवर्स हो सकती है। नहीं, अब मुझे नहीं लगता, अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान दोबारा कभी उस अंदाज की पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। नहीं, सवाल ही पैदा, इसलिए कि जो बनाने पे भी देखें जो क्विक फॉलोअर्स उनके पास है। नहीं, टिकटॉक वगैरह कुछ नहीं होते भाई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फैसले कहीं और होते हैं और आपको मुझसे बेहतर पता है कि फैसले कहीं और होते हैं। ये इलेक्शन के फैसले आप वोट डाल के आते हैं, आपको पता नहीं होता कि इस वोट का नतीजा इस वाले हक में जाएगा, इस वाले हक में जाएगा, यानी कौन से कैंडिडेट के हक में जाएगा आपका वो वोट जो आप डाल दिया, जो आपने डाल दिया है, वो उधर काउंट हो जाएगा या उधर काउंट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं होता। हालांकि आपने किसी अच्छा लास्ट मुझे बता दें, जल्दी से मुझे बता दें, चले 1 साल तक ये इलेक्शन डिले हो जाते हैं, 1 साल के बाद जो नतीजे होंगे उनमें भी यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज का एक आपको गठजोड़ नजर आ रहा है? नहीं, ये देखिए फितरी तौर पर तो एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियां हैं, शदीद नजरियाती मुखालिफ, और उसका कई अक्स आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं, हुकूमत में ये एक साथ बैठे हैं, इनकी मजबूरियां हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने थोड़ी बहुत भी सीटें ले ली पंजाब में, तो वो नून लीग को पंजाब में यानी वफाक में आने नहीं देगी इक़्तिदार में, अगर थोड़ी बहुत भी सीटें ले ली, जो जिसके लिए वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को इस उम्मीद पर कि अगली पार्टी शायद ये है, इसलिए कि जो इस वक्त जरदारी साहब का पॉलिटिक्स का अंदाज है वो सबसे बनाकर चल रहे हैं। और जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत जो है मुनाफिकत का दूसरा नाम है, जीरक सियासतदान, जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान पाकिस्तान में और दूसरा मुझे नजर नहीं आ रहा, जिसकी नजर भी दूर तक है और अपने मफादात को मजबूती से ग्रिप करने की सलाहियत भी रखते हैं। वो वो कर रहे हैं, और वो दोनों तरफ उनके ताल्लुकात है, और ऐसा ना कहीं इमरान खान से भी उनके ताल्लुकात हो जाए थे उनके, इमरान खान को सपोर्ट करते रहे। वो ये चेयरमैन जो बना है, सेनेट चेयरमैन बना है, वो किसकी मर्जी से बना था?
और खुद अपना सेनेट का चेयरमैन ये बना सकते थे रजा रब्बानी को, लेकिन नहीं बनाया। तो किसके कहने पे नहीं बनाया? तो ताल्लुकात इनके सब जगह हैं, सब जगह ताल्लुकात हैं। तारिक साहब, लास्ट चीज आपको ऐड करना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अहम चीज़ आप भूल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि 9 सितंबर को प्रेसिडेंट का टेन्योर एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, उस सूरत में प्रेसिडेंट जो होगा वो स्पीकर नेशनल असेंबली होगा। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, सेंसस, केयरटेकर गवर्नमेंट, सब के हालात में, मौजूदा हालात में जो सबसे अहम चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको IMF ने 9 मार्च तक का पैकेज दिया है, यानी आपके पास 9 महीने हैं। 9 महीने में आपको टारगेट्स डिलीवर करना है। वो आप कैसे करेंगे? केयरटेकर तारिक, अगर थोड़ा सा मुझे इसमें आप दें और इसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा आप। प्रेसिडेंट उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आएगा, जब तक दूसरा नहीं आ जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है। जब तक दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आएगा उस वक्त तक प्रेसिडेंट अपनी सीट पे बैठा रहेगा, चाहे उसका टेन्योर खत्म हो जाए। और दूसरा प्रेसिडेंट नई असेंबलियां अपना प्रेसिडेंट, वो जब तक असेंबलियां नहीं बनेंगी, प्रेसिडेंट नहीं आएगा, तो वो बैठा रहेगा अपनी जगह पे। आरिफ अलवी साहब अपनी जगह बरजमान रहेंगे, एज फार एज माय नॉलेज इज। अच्छा, इसमें फिर मैं ये कहूँगा कि सेक्शन 230 के अंदर आप अभी अमेंडमेंट नहीं की। मौजूदा हालात में आपको इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 में फेडरल केयरटेकर गवर्नमेंट और प्रोविंशियल केयरटेकर गवर्नमेंट जो आने वाली है, आपने अभी तक उसके फंक्शंस और उसके एक्शंस और जो उसके ऑन ग्राउंड पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को अभी तक लीगल कवरेज ही नहीं दी है। सही है। इस वक्त IMF ने आपसे जो डील साइन की है, तमाम कोलिशन पार्टनर्स से सबसे जो डील साइन की है, वो इस बात की निशानदेही करती है कि जॉइंट कोलिशन गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, 230 के अंदर अमेंडमेंट 12 अगस्त से पहले होनी ज़रूरी है, अदरवाइज जितने डिसीजन हैं वो तमाम फेडरल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट के हों या प्रोविंशियल केयरटेकर गवर्नमेंट के हैं, वो डिस्प्यूट हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 230A के अंदर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो नेक्स्ट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट से। वो तो उस वक्त ही बताया जाएगा ना, जब नहीं ये डिसाइड हो जाए कि निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म कौन होगा। नहीं, ये आपको पहले असेंबली के डिसॉल्व होने से पहले ही अमेंडमेंट लानी होगी, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर तो कर ही नहीं सकती, कोरम ही पूरा नहीं है असेंबली में। बजट का भी नहीं था फरवरी में, असेंबली में 70 लोग थे। आप नहीं, जो उन्होंने एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए किया, अमेंडमेंट के जरिए नहीं किया। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और अमेंडमेंट में तो जमीन आसमान। नहीं, अमेंडमेंट नहीं, मैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ही बात कर रहा हूं। अच्छा, इलेक्शन एक्ट, आप अमेंडमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट करना है। मैंने आपको पर्टिकुलर सेक्शन भी बता दी। नहीं, अमेंडमेंट तो कर ही नहीं सकते ना, इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सर, बड़ा टेक्निकल मसला है मेरे ख्याल से। अमेंडमेंट तो हो नहीं सकती, कौमी असेंबली में कोई भी पूरा नहीं है। बजट भी तो पास हुआ है। बजट देखिए, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट अलग चीज है और अमेंडमेंट अलग चीज है। इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंड कर सकती है असेंबली। सर, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक्ट के अंदर अमेंड कर सकती है। एक्ट को तब्दील, अगर आइन के अंदर तब्दील करनी हो आर्टिकल 238 के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन एक्ट 2017 ये आईनी अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि उसके फंक्शंस, उसके एक्शंस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि IMF की जो कंडीशंस हैं 9 महीने की, वो मीट नहीं कर सकेंगी अगर 230 को आप अमेंड नहीं करेंगे। ये मेरी बात लिख लें, ना फेडरल केयरटेकर गवर्नमेंट डिलीवर कर सकेगी, और ऐसा केओस होगा, ना प्रोविंशियल केयरटेकर गवर्नमेंट, ऐसा केओस पड़ेगा कि आपके पास इस और ये जो सारा केओस है, ये डेलिब्रेट है और पट्टी शूट तो करेगा ना किसी न किसी को। नहीं, ये डेलिब्रेट है केओस, ये पैदा किया गया है केओस, इसलिए मैं इलेक्शन को आगे बढ़ाया। नहीं, मैं इससे कहूँगा, देखिए आपका सेंसस, आप आज मीटिंग कॉल कर लें CCI की, आप आर्टिकल 51(5) के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं कि प्रोविजनली आप जो सेंसस रिजल्ट है 7th पॉपुलेशन सेंसस के, हम प्रोविजनली इसको अप्रूव कर रहे हैं और इसी की बुनियाद पर इलेक्शंस होंगे। जैसे ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, नहीं कर रहे ना वो, उसके बावजूद 31/8/2015 में ये तो किया, तो आपकी ख्वाहिश है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, करना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने भी बोला, नहीं बोला कि नहीं मर्दमशुमारी पे, नहीं हल्के बदिये पे हो। कराची की 2 जगह मेरी एक छोटी सी रीडिंग है, उसके साथ प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा। मुझे फिर भी डाउट लगता है कि नई मर्दमशुमारी को शुमार किया जाएगा, क्योंकि हर साल एक बड़ी तादाद में यंग वोटर है जो रजिस्टर हो रहा है, और वो यंग वोटर कहीं ना कहीं इंक्लाइंड एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेंगे। रहा सब गलत तो नहीं कह रहा मैं, आपके साये के साथ है ना। मैंने 326 के ऐवान में आपको सीटें बढ़ानी और कम करनी पड़ेंगी। सर वो बढ़ाएंगे, सर सीटें बढ़ा लेंगे, जितने ज्यादा लोग अकोमोडेट हो जाए, उससे अच्छी क्या बात है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। रियाज साहब आपका और तारिक मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।